जेम्स रॉबर्ट ओपेनहाइमर धरती के इतिहास में पैदा हुए अब तक के सबसे बेस्ट फिजिसिस्ट में से एक है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? उन्होंने तो कोई नोबेल प्राइज़ भी नहीं जीता था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने दुनिया को इस हद तक बदल दिया है जो बहुत सारे नोबेल प्राइज़ जीते हुए साइंटिस्ट भी नहीं कर सके। तो आखिर उन्होंने किया क्या था? उनकी लीडरशिप के अंडर 20th सेंचुरी के बेस्ट फिजिसिस्ट ने एटम बॉम्ब बनाया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर आज कोई वर्ल्ड वॉर होती है तो एटम बॉम्ब उसके इतिहास को बदलने की हिम्मत और ताकत रखता है। 16 जुलाई 1945 को सुबह के 5:30 बजे अमेरिकन स्टेट न्यू मैक्सिको में बॉम्ब का परीक्षण किया गया। ये धरती के इतिहास में पहली बार था जब एक एटम बॉम्ब को चलाया जा रहा था और इस टेस्ट को नाम दिया गया था ट्रिनिटी। ओपेनहाइमर बॉम्ब के एक्सप्लोजन को देखकर एकदम हैरान रह गए थे। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था 0.3 किलोटन का टीएनटी, बट इस बॉम्ब के एक्सप्लोजन से 15 से 20 किलोटन टीएनटी निकला था, जो उनकी एक्सपेक्टेशन से 50 गुना ज़्यादा था। ब्लास्ट से बहुत ज़्यादा हीट वेव्स प्रोड्यूस हुई थी जिनको 160 किलोमीटर दूर से फील किया जा सकता था। जहां पर ब्लास्ट किया गया था वहां का स्टील टावर पूरी तरह से खत्म हो चुका था और आसमान में मशरूम टाइप शेप बन चुकी थी जो 12 किलोमीटर ऊपर तक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में हजारों सूरज एक साथ चमक रहे हो। इसी चीज को देखकर ओपेनहाइमर के मुंह से भागवत गीता की ये लाइंस निकली थी। उस वक्त ओपेनहाइमर को ये एहसास हुआ कि उन्होंने एक ऐसा हथियार दुनिया को दे दिया है जो दुनिया को खत्म कर सकता है। आज की ये वीडियो ओपेनहाइमर की लाइफ के बारे में है और क्यों वो डर रहे थे कि अगर एटम बॉम्ब चलाया गया तो एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोजन होने लग जाएंगे और धरती खत्म हो जाएगी। ओपेनहाइमर का जन्म 1904 में जर्मन जूइश फैमिली में न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। वो बचपन से ही जीनियस थे। 7-8 साल की एज में वो एडवांस केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा करते थे। उनको मिनरल्स की भी बहुत अच्छी नॉलेज थी। उनको मिनरल्स की इतनी नॉलेज हो चुकी थी कि 12 साल की एज में उनको मिनरल लॉजिकल क्लब में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। एक्चुअल में उन सबको ये लगा था कि ये कोई एडल्ट होगा, लेकिन वो 12 साल के ओपेनहाइमर थे। थोड़े से बड़े होने के बाद वो पढ़ने के लिए हार्वर्ड चले गए, जहाँ पर उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, लिटरेचर ये सब सब्जेक्ट में पढ़ाई करी और वहीं उनको ये महसूस हुआ कि फिजिक्स उनका एक्चुअल पैशन है। ओपेनहाइमर का एक नेगेटिव फेस भी था। जब ओपेनहाइमर 21 साल के थे तब उन्होंने अपने ट्यूटर को एप्पल दिया था जिसमें जहर लगा हुआ था। उनके ट्यूटर का नाम था पैट्रिक ब्लैकेट। वो उनको उन सब्जेक्ट्स में बेहतर होने के लिए फोर्स कर रहे थे जिनमें वो कमजोर थे, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल वर्क, जिस वजह से ओपेनहाइमर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और अपने काम से भी भागने लगे थे और अपना ज्यादातर समय फिजिक्स के लेक्चर सुनने में और उसके जनरल पढ़ने में बिताने लगे। 1925 में जब ओपेनहाइमर 21 साल के थे तब उनका इंटरेस्ट क्वांटम मैकेनिक्स में बन गया। हालांकि ओपेनहाइमर के पास रदरफोर्ड और चैडविक जैसे ब्रिलियंट फिजिसिस्ट थे, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन में थे। उन्होंने अपने फ्रेंड को एक लेटर भी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि लैब का वर्क बहुत ज्यादा बोरिंग है, मैं शायद ही यहाँ कुछ नया सीख पाऊँ। वो अपने रूम में भी नीचे सोते थे जिसको वो मिजरेबल होल बोलते थे। इसी स्टेट ऑफ माइंड के चलते उन्होंने अपने ट्यूटर को जहर दिया था। ये सुनने में आपको थोड़ा सा अनबिलीवेबल लग रहा होगा, इतना जीनियस माइंड और वो डिप्रेशन में था। ये बात ओपेनहाइमर ने खुद पब्लिक की थी। लकीली पैट्रिक ने वो जहर लगा हुआ एप्पल नहीं खाया था, लेकिन ये बात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की हायर अथॉरिटी तक पहुंच गई थी। अब क्योंकि ओपेनहाइमर की फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर थी इसलिए उन पर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगा, लेकिन उनको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। 1926 में ओपेनहाइमर यूनिवर्सिटी ऑफ गोटेंजिन में चले गए। वहाँ के चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट थे मैक्स बॉर्न। वो बहुत ही अच्छे टीचर थे और उन्होंने ही 2 साल पहले क्वांटम मैकेनिक्स टर्म दुनिया के सामने रखी थी। वो वर्नर हिंजनबर्ग, वोल्फगैंग पॉली, एनरिको फेर्मी, एंजीन विग्नर, इन सब की रिसर्च को आगे लेकर चल रहे थे। ओपेनहाइमर जिस क्लास में थे वो भी बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। उसमें पॉल डिराक और जॉन वन न्यूमन जैसे लोग थे। कैम्ब्रिज में एक्सपेरिमेंटल वर्क पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, लेकिन गोटेंजिन में थ्योरेटिकल वर्क पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। इसके बाद ओपेनहाइमर की मेंटल कंडीशन सुधरने लगी और जब ओपेनहाइमर 23 साल के हुए तब तक उन्होंने पीएचडी कर ली थी फिजिक्स में। उसके बाद उन्होंने काफी सारे पेपर पब्लिश किए जो एक्सपेंड हुए वॉर्नर हिंजनबर्ग के नाम पर। वॉर्नर हिंजनबर्ग उनसे 3 साल बड़े थे और इन दोनों की मुलाकात 1927 में हुई। उस वक्त इन दोनों को नहीं पता था कि 15 साल बाद ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, जिनके बीच इस सदी की सबसे बड़ी दौड़ स्टार्ट हो जाएगी एटम बॉम्ब बनाने की। ओपेनहाइमर एटम बॉम्ब बनाएंगे यूएसए के लिए और हिंजनबर्ग एटम बॉम्ब बनाएंगे नाजी जर्मन के लिए। हालांकि उस वक्त सबको ये लगता था कि रेडियो एक्टिव से एनर्जी प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है। 1890 में हेनरी बैक्यूरेल, मैरी क्यूरे और पेरी क्यूरे की डिस्कवरी ने ये साबित कर दिया था कि रेडियो एक्टिव बहुत ही पॉजिटिव प्रोसेस है जो अनप्रिडिक्टेबल टाइम लेता है और उसको कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है।
इसी थ्योरी को देखते हुए आइंस्टाइन ने भी ये बोल दिया था कि लगता है परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए एटम को इच्छा अनुसार तोड़ना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल है। तब 1932 में जॉन कॉकक्रॉफ्ट और अर्नस्ट वॉल्टन ने ये डिस्कवर किया कि अगर एक प्रोटॉन को न्यूक्लियस पर हिट किया जाए तो वो दो में टूट जाएंगे। इस डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। फिर भी ये तरीका इतना इफेक्टिव नहीं था एनर्जी प्रोड्यूस करने का। 1932 में ही डिस्कवर किया गया न्यूट्रॉन, जो 0.1% हैवी था प्रोटॉन से, और उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज भी नहीं था। 1933 में लियो सेलार्ड ये सोच रहे थे कि न्यूट्रॉन को कैसे यूज किया जाए। तब उन्हें ये पता चला कि अगर न्यूट्रॉन को हिट किया जाए एक एटम पर तो वो उसको एब्जॉर्ब करके आगे 2 न्यूट्रॉन देगा, और अगर ये चीज बड़े पैमाने पर किया जाए तो इससे बन जाएगा एक चेन रिएक्शन। इसी थ्योरी को फॉलो कर 1939 में जर्मनी के 2 साइंटिस्ट ने, ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन ने, इस थ्योरी को सक्सेसफुली अचीव कर लिया था। उन्होंने यूरेनियम के एटम को स्प्लिट कर दिया था न्यूट्रॉन की हेल्प से। जब ये बात ओपेनहाइमर को पता चली तो पहले तो उन्हें बिलीव नहीं हुआ, लेकिन बाद में वो एग्री हो गए कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। अब ये चीज प्रूव हो चुकी थी कि हाँ, एनर्जी बनाई जा सकती है। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। तब सबने सोचा कि एनर्जी बाद में बनाएंगे, अब पहले बॉम्ब बनाएंगे। और जिस आइंस्टाइन को ये लगता था कि परमाणु एनर्जी बनाना इम्पॉसिबल है, उन्होंने खुद रोजवेल्ट को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने ये बोला कि जर्मनी एटम बॉम्ब बनाना स्टार्ट कर चुका है, उसे यूरेनियम का एक्सेस भी मिल चुका है चेकोस्लोवाकिया माइन से, और अगर जर्मनी ने एटम बॉम्ब बना लिया तो सब मारे जाएंगे। रोजवेल्ट को ये लेटर मिलते ही उन्होंने एक कमेटी बनाई जो एटम बॉम्ब बनाना स्टार्ट करेगी यूएसए में। अभी तक यूएसए वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं था, लेकिन वो दूर से बैठकर सब कुछ एनालाइज कर रहा था और वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर हो रहा था। इस कमेटी के बनने के 2 साल बाद तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। फिर 2 साल बाद ओपेनहाइमर को इसमें अपॉइंट किया गया। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि उन्हें ही क्यों चुना गया? तो इसके बहुत सारे कारण थे। लाइक ओपेनहाइमर खुद फिजिक्स की बहुत अच्छी पकड़ रखते थे। लाइक वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे और उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते थे जो यूएस गवर्नमेंट से छुप नहीं रहे थे। और सबसे बड़ी बात, वो लोगों को भी हैंडल कर सकते थे, वो लोगों से कम्युनिकेट भी कर सकते थे। 18 सितंबर 1942 को जनरल लेज़ली ग्रोव्स को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया। लेज़ली ने पहले ही दिन 1200 टन यूरेनियम ऑर्डर किया और 1 महीने बाद उन्होंने ओपेनहाइमर को चीफ आर्किटेक्ट बना दिया एटम बॉम्ब प्रोजेक्ट का। इस फैसले से बहुत सारे लोग खुश नहीं थे, लेकिन लेज़ली को ओपेनहाइमर एक जीनियस लगते थे। वो ये मानते थे कि ओपेनहाइमर से आप किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो या किसी और फील्ड में हो, आप जाकर उनसे सलाह मांग सकते हो। अब एटम बॉम्ब को टेस्ट करने के लिए एक जगह चाहिए थी, जिसके लिए ओपेनहाइमर ने सजेस्ट करी मैक्सिको डेजर्ट। फिर ओपेनहाइमर को साइंटिस्ट और वर्कर दे दिए गए। तकरीबन 6 लाख से भी ज़्यादा लोग इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, बट एकदम सीक्रेटली। वहाँ के साइंटिस्टों को किसी से मिलने का, किसी से बात करने का बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। अब 1942 में एनरिक फेर्मी ने पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया। इस रिएक्टर से फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की गई, लगभग 1/2 वॉट। अब अगर एनर्जी बन सकती है तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी बन सकता है। अब स्टार्ट किया गया बॉम्ब बनाना। हमको ग्राउंड से जो यूरेनियम मिलता है वो U-238 होता है। उसको सेपरेट किया जाता है U-235 में। शुरुआत के दिनों में साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे, उसका डिज़ाइन गन टाइप का था। गन डिज़ाइन के अंदर आपके पास 2 स्लैब होते हैं U-235 के। उसके अंदर एक्सप्लोजन के लिए कोर्डाइट यूज़ किया जाता था, और जब बुलेट को एक साइड से दूसरी साइड की तरफ फायर किया जाता था तब कंबाइंड मास बढ़ जाता था क्रिटिकल मास के मुकाबले। इससे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता था और हो जाता था विस्फोट। इसका एक और ऑप्शन था। 1941 में डिस्कवर किया गया था प्लूटोनियम। अब यहाँ पर आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। प्लूटोनियम ग्रेट फ्यूल है न्यूक्लियर बॉम्ब का। ये बनाना आसान है एज कम्पेयर टू U-235, और ये बहुत क्विक रिएक्ट करता है। लाइक छोटी सी फ्रैक्शन से आपका काम बन जाएगा। अब यहाँ पर एक चैलेंज था। 6 किलोग्राम प्लूटोनियम को एक्सप्लोड नहीं किया जा सकता था। इसके लिए उन्होंने उसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया। उसका साइज छोटा करने के बाद छोटी सी फ्रैक्शन से ही चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, और यही ओवरऑल डिजाइन था न्यूक्लियर बॉम्ब का। 1945 को इन बॉम्ब्स को टेस्ट किया जाना था, और उसी टेस्ट को नाम दिया गया ट्रिनिटी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ट्रिनिटी का मतलब होता है त्रिमूर्ति, फादर, सन और प्योर सोल। उससे एक दिन पहले ओपेनहाइमर बहुत ज़्यादा नर्वस थे, वो डरे हुए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ये एटमॉस्फेयर में ब्लास्ट ना होने लग जाए और इससे पूरी दुनिया ना खत्म हो जाए। हालांकि उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम थे। 16 जुलाई 1945 को ये टेस्ट किया गया, जिसको देखकर ओपेनहाइमर को डर लगा और उनके मुंह से भागवत गीता की लाइंस निकली।
6 अगस्त 1945 को पहला एटम बॉम्ब गिराया गया जापान के हिरोशिमा पर, जिसमें तकरीबन 15,000 टन TNT प्रोड्यूस हुआ और उसमें 70,000 लोगों की मौत हुई। बाद में उसके रेडिएशन से और 70,000 लोग मारे गए। उसके 3 दिन बाद एक और बॉम्ब नागासाकी पर गिराया गया, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 80,000 लोग मारे गए। उस टाइम जापान में 2,25,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे इन बॉम्ब्स की वजह से, जिनमें से 95% सिविलियन थे, जिनमें बच्चे और औरतें थी। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे ट्रिनिटी टेस्ट के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने ये बोला, world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." ट्रिनिटी टेस्ट के बाद वो नेशनल हीरो बन चुके थे। 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। उसके बाद अमेरिका ने सोचा और ज़्यादा पावरफुल बॉम्ब बनाने के लिए, तब उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब को सिलेक्ट किया, लेकिन ओपनहाइमर ने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने से मना कर दिया और अमेरिका को भी ये बोला कि आप इस तरह के बॉम्ब बनाना बंद कर दीजिए। तब अमेरिका ने ईवी माइक से मिलकर पहला हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया गया। ईवी माइक को फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहा जाता है। हाइड्रोजन बॉम्ब 2000 गुना ज़्यादा पावरफुल है एटम बॉम्ब से। ओपनहाइमर ने अमेरिका को हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने से रोका था, जिसकी वजह से उन पर काफ़ी सारे सवाल खड़े हो गए और उनसे उनकी सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई। उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ एक लेक्चरर की तरह ही स्पेंड करी। एक बार जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलने पहुंचे, तब उन्होंने व्हाइट हाउस में घुसते ही उन्हें सबसे पहली लाइन ये बोली कि मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद वो 62 साल की एज तक जिंदा रहे। 1965 में थ्रोट कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई। आज के टाइम पर 9 कंट्रीज़ है जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, USA, फ्रांस, UK, इजराइल, रशिया और नॉर्थ कोरिया। लेकिन एक पॉजिटिव बात ये हुई है कि पिछले 80 साल में कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ नहीं किया गया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।